नमस्कार। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अर्थात उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार या अधिकारिता या शक्तियाँ। मोटे तौर पर हमने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 7 पॉइंट्स में रखा है। पहला पॉइंट है मूल या प्रारंभिक अधिकारिता, अर्थात ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभिक अधिकारिता में वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। इसमें 2 मामले आते हैं। पहला, भारत सरकार का किसी भी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर, और दूसरा, एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। हालांकि आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई की भी केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस तरह आता है अगर कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, तब तो इसे भी शामिल किया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आर्टिकल 131 में या सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता में कौन से मामले आते हैं, तब इसे शामिल नहीं किया जाएगा। उसमें केवल 2 ही मामले आएंगे, भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच उत्पन्न विवाद या एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के साथ उत्पन्न विवाद। दूसरा हमारा पॉइंट है रिट अधिकारिता। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सीधे वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के पास भी यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख व अधिकार पर्चा। हालांकि उस व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसे यह भी अधिकार है कि वह आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 139 के तहत संसद को यह भी अधिकार है कि वह कानून बना करके मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान कर सकती है। तीसरा हमारा पॉइंट है अपीलीय अधिकारिता। हम सब जानते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट व निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो तो उसे यह अधिकार होता है कि वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च व अंतिम अपीलीय न्यायालय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी मुकदमों को अपील के द्वारा वहां ले जा सकते हैं। इसके लिए कुछ कैटेगरीज बनाई है, और उस कैटेगरी को फुलफिल करने पर ही हम मामले को वहां पर ले जा सकते हैं। मोटे तौर पर हम मामलों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्रिमिनल मामले, आपराधिक भी कह सकते हैं, और दांडिक भी। ये मामले मारपीट, डकैती, डराना, धमकाना इत्यादि से, मर्डर केस इत्यादि से संबंधित होते हैं। दूसरे दीवानी मामले, जिन्हें सिविल मामले भी कहते हैं, जो कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार व संपत्ति संबंधी विवादों से संबंधित होते हैं। आर्टिकल 132 में यह उल्लेखित है कि दीवानी, दांडिक,
अथवा संविधान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 133 केवल दीवानी मामलों की बात करता है। इस आर्टिकल के तहत दीवानी मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और आर्टिकल 134 केवल क्रिमिनल मामलों की बात करता है कि आपराधिक मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, सेशन कोर्ट अर्थात सत्र न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगवाकर यदि फांसी की सजा सुना दे। और दूसरी, सेशन कोर्ट अर्थात सत्र न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को बरी कर दिया है और हाई कोर्ट ने अपील में फांसी की सजा सुना दी है, तो इन 2 मामलों में ही क्रिमिनल केसेज में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 134A में यह उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हेतु हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट न भी दे तो भी एक व्यवस्था की है और वह है SLP स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 136 के तहत ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अथवा हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो, उन मामलों में SLP दायर की जाती है। लेकिन यदि SLP भी खारिज हो जाए तो भी गुंजाइश है और वह है उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन। अभी निर्भया केस के समय ये नाम चर्चा में भी रहा है। यदि SLP खारिज किए जाने के बाद भी प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा के मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधारणा को दिया था। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उपचारात्मक याचिका लगाने के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अब हमें यह देखना है कि ऐसे कौन से मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता में नहीं आते हैं। पहला, आर्टिकल 262 के तहत संसद कानून बनाकर जल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण का गठन कर सकती है और संसद कानून बना करके इन ट्रिब्यूनल के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर भी कर सकती है। अर्थात संसद कानून बना करके ट्रिब्यूनल को इतना पावरफुल बना सकती है कि उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा है आर्टिकल 329 में के तहत परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन का मतलब है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, अर्थात कौन सा एरिया किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, यह निर्धारित परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है और इसे निर्धारित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चौथा हमारा पॉइंट है रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स अर्थात निर्णयों की समीक्षा करना। आर्टिकल 137 में यह उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और यहाँ तक कि विपरीत निर्णय भी दे सकता है। कई बार स्टूडेंट्स जुडिशियल रिव्यू व रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम देखते हैं कि 1960 में बेरुबारी वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। पांचवा हमारा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन।
किसी भी आर्टिकल में यह शब्द उल्लेखित नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके आधार पर वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून व कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, अर्थात यदि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून व कार्यपालिका के आदेश संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उन्हें अवैध या शून्य घोषित कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन इसमें भी हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें दो सीमाएं हैं। पहली, 24 अप्रैल 1973 से पहले के वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है उनकी समीक्षा नहीं कर सकता। और दूसरा, ऐसे संविधान संशोधन जो आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं करते, वो भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। छठा हमारा पॉइंट है यानी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसके दो अर्थ है। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भारत के सभी न्यायालयों के लिए संदर्भ, रेफरेंस या उदाहरण के रूप में होते हैं। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पर संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। इस संदर्भ में संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया है। इस एक्ट के तहत सिटिंग जज यानी जो पद पर आसीन जज है उसको भी सजा दी जा सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस C.S. कर्णन भारत के न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिन्हें 2017 में पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर सजा दी थी। सातवां हमारा पॉइंट है सलाहकारी अधिकारिता। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे। और राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि वह सलाह को माने या न माने, दोनों ही बाउंड नहीं है। ये जो भी हमने शक्तियां पढ़ी इनका भारत के संविधान में पहले से जिक्र है। लेकिन साथ ही हमारे संविधान के आर्टिकल 138 के में यह भी उल्लेख है कि संसद कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है उसमें वृद्धि कर सकती है। जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 139 के तहत यह भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि एक ही प्रकार के मामले यदि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित होने पर वह सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकता है। आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने नियम, विनियम तथा अपनी जो भी कार्य प्रक्रिया है उसका निर्धारण स्वयं करता है, जैसा कि संसद को शक्ति प्राप्त है। और इसी आर्टिकल में संविधान पीठ के गठन की बात भी की गई है। संविधान पीठ से मतलब हमारा यह है कि जब भी कोई मामला ऐसा आए जो संविधान की व्याख्या से रिलेटेड हो तो उस संबंध में संविधान पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें 5 सदस्यों का होना जरूरी है। अधिक हो सकते हैं 5 से, लेकिन कम नहीं हो सकते। और ये भी ध्यान रखना है कि 5 से अधिक जितने भी होंगे वो ओड नंबर में होने चाहिए, जैसे 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार, ताकि बहुमत से फैसला ले सके। अब तक 1973 के जो केशवानंद भारती वाद में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था, वो पूरे इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। और संविधान पीठ का ये भी ध्यान रखना है हमें
कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही संविधान पीठ का सामान्य तौर पर अध्यक्ष होता है। थैंक यू वेरी मच।